नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 13 नवंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। आज के वीडियो में कई सारे टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं और कल तो बिहार इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाएगा। बिहार इलेक्शन का रिजल्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे देश के पॉलिसी मेकिंग के लिए। अगर बीजेपी जेडीयू गठबंधन हार जाती है तो उसका इम्पैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पर ही पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो अभी मेजॉरिटी में नहीं है। उसकी जो प्रमुख पार्टनर में से एक है वो है जेडीयू। अगर जेडीयू वहाँ पर हार जाती है या जेडीयू जो है बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ देती है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने के लिए फिर किसी और तरफ चले जाते हैं, तो यह सेंटर की नीतियों के लिए काफ़ी ज़्यादा, पॉलिसी के लिए काफ़ी ज़्यादा संकट का घड़ी हो जाएगा। इसलिए बिहार इलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए कल क्या होता है वो तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल का आज का जो हेडलाइन है वो यही है कि प्रधानमंत्री जी जो भूटान यात्रा से आए, उसके बाद उन्होंने एलएनजेपी जो अस्पताल है दिल्ली में, वहाँ उन्होंने विजिट किया और जो ब्लास्ट के पीड़ित हैं उनसे मिले भी। सीसीएस की मीटिंग हुई है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है। सीसीएस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुझे एक चीज़ का सवाल का जवाब दीजिएगा अगर आपको पता हो, क्योंकि मुझे नहीं पता चल पा रहा है और जो पता चलता है वो आप सही भी उसको नहीं मान सकते हैं। देखिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, डॉक्टर उमर जो था, जो कार चला रहा था, जो मारा गया, अभी इसकी पुष्टि हो चुकी है। ये नीट का अपने इस राज्य का टॉपर था, अपने राज्य के नीट का टॉपर। नीट एग्जामिनेशन मेडिकल एंट्रेंस का जो एग्जामिनेशन होता है, जिस प्रकार से आईटी जेईई का एग्जामिनेशन होता है, उसी प्रकार से नीट जो होता है मेडिकल एंट्रेंस के लिए स्टेट टॉपर था। डॉक्टर शाहीन जो है, जो सबसे ज़्यादा इसमें सीनियर है, आतंकवादी है ये महिला भी, और यही इकट्ठा कर रही थी 2 साल से विस्फोटक, लखनऊ से जो गिरफ्तार हुई। ये भी अपने स्टेट के प्री मेडिकल जो एंट्रेंस होता है उसकी टॉपर रही है। तो क्या कारण है कि इस प्रकार के लोग भी रेडिकल हो रहे हैं? इतने पढ़े लिखे एमडी डॉक्टर हैं सारे, एमबीबीएस के बाद एमडी के लिए भी एंट्रेंस पास करना पड़ता है। सारे एमडी डॉक्टर हैं, 5-5, 6-6 लाख मंथली इनको कहीं पर भी जॉब मिलता है, सीनियर डॉक्टर्स हैं। और इनके रेडिकल होने के पीछे क्या कारण है ज़रूर ही बताइएगा। आप भी सोचिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा कि वाइट कॉलर जो टेररिज्म है, कल भी मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, उसके पीछे के क्या कारण है, क्यों इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो रेडिकल हो जाते हैं। क्या धार्मिक एंगल भी है? निसंदेह है, उसको आप इग्नोर तो कर ही नहीं सकते हैं। और क्या कारण हो सकते हैं, आप इसका ज़रा बताने का प्रयास कीजिएगा। आज का पहला टॉपिक सीसीएस ही है। देखिए सीसीएस के बारे में समझते हैं। उसके बाद एक पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक है, एक आईआर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफी का एक मैप भी करेंगे, 2 देशों का मैप देखेंगे क्योंकि हमारे राष्ट्रपति जी 6 दिवसीय अफ्रीका की यात्रा पर हैं, तो उसको भी ज़रा हम लोग देखेंगे। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या, पहला टॉपिक है कि प्रधानमंत्री जी ने सीसीएस की मीटिंग को चेयर किया है, अध्यक्षता की है उन्होंने। सीसीएस क्या होती है? तो देश में रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों पर फैसला लेने वाली सर्वोच्च निकाय है। भारत सरकार की एक शक्तिशाली संविधायी बाह्य पीठ है जो राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा से जुड़े सभी मामलों पर निर्णय लेती है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी खुद ही करते हैं। इसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वैसे भी प्रधानमंत्री जिस भी समिति, जिस भी कमेटी, जिस भी जगह पर सदस्य होंगे उसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे। और वहाँ पर भले ही कोई भी मेंबर हो, लेकिन उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही की जाती है। इसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और कोई भी वरिष्ठ जो कैबिनेट के मेंबर हैं उनको शामिल किया जा सकता है। यह समिति देश के आंतरिक, इंटरनल और बाह्य सुरक्षा जो होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, रक्षा नीति, परमाणु मिसाइल कार्यक्रम, राष्ट्रीय सुरक्षा निकायों में नियुक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा निकाय जैसे कि मान लीजिए RNAW है, एक संस्था है, उसके प्रमुख की नियुक्ति करना है तो उस मामले इत्यादि जैसे मामलों पर यह निर्णय लेती है और यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है इसको आपके सिलेबस के लिए। देखिए क्या है ये अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। संवैधानिक स्थिति, यह एक अतिरिक्त संवैधानिक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है, जिसका अर्थ होता है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। इसका गठन जो है भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 के तहत में किया गया है। कोई ऐसा स्पेशल इसका जिक्र नहीं है कहीं पर भी, बस एक कार्य संचालन नियम के तहत में सीसीएस को बनाया गया है। ये जरूर याद रखिएगा, यह प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका पुनर्गठन भी किया जाता रहता है, आमतौर पर नई सरकार बनने या कैबिनेट में फेरबदल के बाद सीसीएस के फेरबदल भी होते रहते हैं। समय समय पर इसको परिवर्तित करती रहती है सरकार।
संरचना क्या है, तो देखिए इसमें क्या लिखा गया, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और इसके अलावा एनएसए, कैबिनेट सचिव, रक्षा गृह मामलों के जो प्रमुख सचिव होते हैं, और आवश्यकता अनुसार अगर किसी और की भी ज़रूरत है तो उन्हें भी इस बैठक में जगह दिया जा सकता है, उन्हें भी बुलाया जा सकता है कि आप पार्टिसिपेट कीजिए। और मामले की गंभीरता को देखते हुए कई बार विशेषज्ञों को भी इसमें जगह दी जाती है। सीसीएस प्रमुख के कार्य निम्नलिखित होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तय करना, राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कुछ दिन पहले ही, मैंने एक सवाल दिया था बच्चों को लिखने के लिए, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए निबंध दिए थे, 72 के लिए दिया था बच्चों को लिखने के लिए। तो आप अगर लिखेंगे भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ और उसके समाधान, उसमें ऐसी संस्थाओं के बच्चे जिक्र ही नहीं करते हैं, तभी तो आपका निबंध अपूर्ण रह जाता है। आप रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, वहाँ पर इन संस्थाओं की चर्चा ही नहीं करेंगे जो वाकई काम करती हैं इस क्षेत्र में, तो आपका आंसर तो अधूरा रह जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। जो देश में रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई सबसे बड़ी संस्था है, आप उसी की चर्चा नहीं कर रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी के समाधानों में, तो वहाँ पर तो आपका आंसर जो है वो अधूरा ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप यूज कीजिएगा आंसर में। बाकी पढ़ लेने से थोड़ी ना कुछ होता है, जब तक आप प्रीलिम में इसके सॉल्व ना करें, मेंस में इसका उपयोग ना करें। रक्षा मामले, रक्षा संबंधी सभी मुद्दे, सैन्य रणनीति, पूंजीगत व्यय, रक्षा अधिग्रहण पर निर्णय लेना, आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा समेत बड़े मुद्दे। हर छोटे मुद्दे पर सीसीएस की बैठक नहीं होती है। जैसे नेपाल में जब जैनजी का विद्रोह हुआ था, उसके बाद से सीसीएस की बैठक हुई थी। ठीक है, बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार गई थी, उसके बाद से सीसीएस की बैठक हुई थी। तो ऐसे बड़े मामले जब आते हैं तो उसका हमारे इंटरनल या हमारे एक्सटर्नल सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे मामलों को लेकर के बैठकें होती हैं सीसीएस की। और जब भी बैठक होती हैं तो कई सारे कयास लगाए जाते हैं कि इसके बाद कुछ हो सकता है क्या, इसके बाद कुछ एक्शन हो सकता है क्या, इत्यादि इत्यादि। विदेश मामले, सुरक्षा संबंधी निहितार्थ वाले विदेश नीति के मामले और अन्य देशों के साथ सुरक्षा समझौता पर निर्णय लेना। सामरिक मामले, संकट प्रबंधन और शीर्ष नियुक्तियों जैसे RNAW, IB इत्यादि में जो नियुक्तियां होती हैं, उनके लिए भी यह संस्था बैठक करती हैं या इस संस्था के द्वारा निर्णय लिया जाता है। कल जो कैबिनेट का निर्णय लिया गया है दिल्ली ब्लास्ट के 2 दिन बाद, सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास हुआ है उसी को अगर आधिकारिक माने हम लोग ऑफिशियल, तो उसमें कहा गया है कि दिल्ली का जो ब्लास्ट था वह एक आतंकवादी घटना है। सबसे पहली चीज़ तो यही कहा गया उसमें। दूसरा, उसमें किसी भी बाह्य संस्था का या किसी भी देश का नाम नहीं लिया गया है। अभी तक किसी भी दूसरे संस्था, जैसे मीडिया में चल रहा है जैसे मोहम्मद, तो जैसे मोहम्मद जो है ये पाकिस्तान में बनाया गया संस्था है, मसूद अजहर जो है उसने इस संस्था को बनाया था, लेकिन इसके बैठक में किसी भी संस्था का नाम नहीं लिया गया। ये ज़रूर कहा गया कि देश विरोधी जो ताकतें हैं उनके द्वारा यह किया गया है, और उसमें ना तो किसी देश का नाम ना तो किसी संस्था का नाम लिया गया है। जो एक्सपर्ट मान रहे हैं वो ये है, मैं आपको समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। इसका उपयोग करना है, कोई मैं कहानी बताने के लिए नहीं बताता हूँ आपको कुछ भी, ध्यान से सुनिएगा। जो भारत सरकार की नीति है ना, भारत सरकार की नीति क्या है भाई, भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ही अपनी नीति घोषित की है कि आतंकवाद का मतलब होगा एक्ट ऑफ वॉर, यानी कि आपने हम पर युद्ध थोपा, हम युद्ध में इसका जवाब दे सकते हैं। तो पहले भी होता था ये चीज़, कोई अभी नया नहीं है, पहले भी इसी तरह की घटनाएं होती थी। जो बाह्य संस्थाएं होती हैं, जैसे अपने बगल में है, वो क्या करते हैं, आप ही के होम ग्राउंड, मतलब कि आप ही के घर में जो मौजूद तत्व हैं, स्लीपर सेल्स जिनको कहा जाता है, या फिर इस तरह के लोग जो हैं जिनको रेडिकलाइज किया जा चुका है, उनका उपयोग करती है, ताकि जब नाम आए, जैसे डॉक्टर उमर हो या डॉक्टर शाहीन हो, जो भी ये आतंकवादी पकड़े गए हैं, ये सब का कोई पाकिस्तान से कनेक्शन स्थापित नहीं हो पाता है, जिसके कारण से आप किसी देश को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ब्लेम करेंगे तो वो आपको यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपके अपने ही लोगों के द्वारा यह किया जा रहा है, क्योंकि आपके अपने ही लोग जो हैं वो आपकी सरकार को नहीं मानते हैं। इसलिए बड़ा चैलेंज होता है। जब पुलवामा हुआ था या फिर पहलगाम हुआ था, तो उस दौरान तो साफ साफ हमें लिंक नज़र आ रहे थे बाहरी, जिसके कारण से भारतीय सेना के द्वारा जवाब भी दिया गया। लेकिन इसमें अभी तक जो सरकार ने बोला है उसमें कोई भी बाहरी तत्व के हाथ नहीं बताया गया, अभी तक नहीं बताया रहा है। जब मैं 13 नवंबर को सुबह में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक के लिए, अब आगे क्या होता है वो तो पता नहीं। इसलिए भारत सरकार के लिए अब बाहर जाकर के एक्शन लेना कठिन हो जाएगा। यहाँ पर
ये हमारे होम ग्रोन है, मतलब हमारे देश में ही पनपे हुए वो रेडिकल हैं। जैसे पहले एक ज़माने में काम करती थी इंडियन मुजाहिदीन, आईएम जिसको कहा जाता है, इसके नेक्सस को ख़त्म किया गया। आईएम के बारे में पढ़ना होता है, यूपीएससी इंटरनल सिक्योरिटी का चैप्टर है भाई। आईएम के बारे में पढ़ते हैं, आईबी के बारे में पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में, आरएनएडब्ल्यू के बारे में पढ़ते हैं, सीआरपीएफ के बारे में पढ़ना होता है, एनएसजी के बारे में पढ़ना होता है। हमेशा इस तरह की संस्थाओं को बाहरी सपोर्ट तो होता ही है, लेकिन अभी आप खुल करके किसी देश के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी पकड़े गए हैं, हमारे हाथ जितने भी आए हैं, सब या तो कश्मीरी हैं और एक कश्मीर के बाहर की मुस्लिम महिला है जो लखनऊ की रहने वाली है। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है और क्यों जो हमारे एनिमी हैं उन्होंने अपना तरीका बदला कि हम बाहरी तत्वों का ना उपयोग करके देश के अंदर के ही लोगों को रेडिकलाइज करते हैं। 2 साल से ये महिला जो है ये विस्फोटक जमा कर रही थी, तो आप समझ सकते हैं। सीसीएस भारत की सुरक्षा वास्तुकला का एक अभिन्न अंग है। देश की संप्रभुता रक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय सीसीएस के द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि भारत की राष्ट्रपति जी हैं, ये देखिए बोत्सवाना में है। ये बोत्सवाना जो है चीता के रिलोकेशन को लेकर पैक्ट वहाँ पर साइन किया गया है। राष्ट्रपति जी 6 दिन की अफ्रीका की यात्रा पर हैं, जिसमें उन्होंने इससे पहले अंगोला की यात्रा की। अंगोला भी ईस्टर्न अफ्रीका का देश है, जिसको मैं मैप पर दिखाऊंगा आपको। अंगोला फिलहाल में बोत्सवाना है। इसके बाद देखिए कहाँ पर जाती हैं। मैं आपको डिटेल में आज क्या समझाऊंगा, तो भारत के लिए अफ्रीका का क्या महत्व है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, और उसके साथ में ही जो मैप है वो हम लोग देखेंगे। देखिए कहाँ पर गई। 12 नवंबर को वो बोत्सवाना पहुंची हैं। इससे पहले वो अंगोला की स्टेट विजिट पर थी। भारत सरकार की तरफ से वो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये अफ्रीका है। अफ्रीका में देखिए यहाँ पर है बोत्सवाना और अंगोला, ठीक है। ये अंगोला है। बोत्सवाना जो है लैंड लॉक्ड है, बीच में ये देश है। तो पहले अंगोला का मैप हम लोग देखते हैं, जिसकी उन्होंने पहले यात्रा की थी इससे पहले। ये अंगोला देश है और अंगोला के उत्तर में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये अलग देश है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है ये अंगोला के ठीक उत्तर में है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जाम्बिया दिखेगा, जाम्बिया, और इसके जो दक्षिण है उसमें नामीबिया है, तो नामीबिया को भी याद रखिएगा। उसके बाद से इन्होंने बोत्सवाना की यात्रा की है, तो बोत्सवाना का भी मैं आपको मैपिंग करवाऊंगा। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट देश है, वैसे बोत्सवाना में क्या क्या चीज़ें हुई हैं तो उसको ज़रा देखेंगे हम लोग। तो वहाँ पर 8 चीतों के भारत हस्तांतरण को लेकर के एक छोटा सा पैक्ट साइन किया गया है। बोत्सवाना ने भारत को 8 चीतों के हस्तांतरण की घोषणा की है। यह प्रोजेक्ट चीता का ही हिस्सा होगा, जो भारत में चीतों की विलुप्ति प्रजाति से बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, प्रोजेक्ट चीता। उसी के तहत में बोत्सवाना से भी अब हम चीता लाएंगे। चीता भारत में 70 साल पहले विलुप्त हो चुके थे। 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। अब बोत्सवाना से भी 8 चीतों को भारत लाया जाएगा। अफ्रीका के चीते हैं, भारत में लाने के बाद कई सारी की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ के एनवायरनमेंट को एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। जानवर इतनी जल्दी एनवायरनमेंट एडॉप्ट नहीं करते हैं। कुल 8 चीते हैं, जिनमें से 5 चीतों को जंगल में छोड़ा जाएगा, जबकि 3 को क्वारंटाइन सुविधा में रखा जाएगा। और देखिए अगला क्या है कि हस्तांतरण कुछ महीनों में शुरू होगा। चीते बोत्सवाना से भारत पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश के मोकोलोदी नेचर रिजर्व जैसे स्थान जो चुने गए हैं वहां पर उनको रखा जा सकता है। प्रोजेक्ट चीता क्यों शुरू किया गया था, ताकि भारत में जो चीते विलुप्त हो गए थे, दरअसल शिकार के कारण जब अंग्रेजी राज था उसमें विलुप्त हुए थे। 1951 में इनको विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से उनको यहाँ पर बसाने की कोशिश की जा रही है। जिससे पहले नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया, उन्होंने बहुत सारे बच्चों को भी जन्म दिया। अब जो है वो बोत्सवाना से लाया जाएगा। यह परियोजना भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर ही। चीते अफ्रीका के मूल निवासी होते हैं। बोत्सवाना में उनकी संख्या अधिक है, लगभग 500। भारत में चीतों की वापसी के लिए यह पैक्ट साइन किया गया है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। अब ज़रा आपको मैं बताता हूँ, ये सब पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आपको बताऊँगा अफ्रीका का महत्व हमारे विदेश नीति के लिए क्या है, और बोत्सवाना की ज़रा मैपिंग कर लीजिए। यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका है, ये नामीबिया है, यहाँ पर ये अंगोला है। अंगोला से इसका सीमा जो है डायरेक्टली नहीं लगती है। ये जाम्बिया है, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे है जो इसके चारों तरफ के देश हैं। और ये जो बोत्सवाना है, यहाँ पर कालाहारी डिजर्ट भी पाया जाता है, और बोत्सवाना जो है एक लैंड लॉक्ड देश है, ये भी याद रखिएगा। देखिए अगला क्या है, अफ्रीका का हमारे लिए क्या महत्व है। सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा, किसी बोत्सवाना या नामीबिया से संबंध से जुड़े हुए सवाल नहीं पूछे जाते हैं, पूरा पूछा जाए कलेक्टिव रूप से
कि भारत की विदेश नीति में अफ्रीका का क्या महत्व है। ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा भारत को यूएस सैंक्शन और यूरोप के साथ ट्रेड डील मुश्किलों के समाधान के लिए अफ्रीका की ओर देखना चाहिए क्या अफ्रीका हमारे लिए यूएस और यूरोप की जगह ले सकते हैं क्या। तो इस प्रकार के सवाल जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अफ्रीका का कलेक्टिव रूप से आपसे पूछेगा। भारत में जो G20 का सम्मेलन हुआ था उस दौरान भी अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर भारत में ही जब आयोजित हुआ उसी दौरान उनको बनाया गया था। तो अफ्रीकन यूनियन कलेक्टिव रूप से G20 के मेंबर हैं और अफ्रीका के साथ कलेक्टिव रूप से आपसे पूछा जाएगा कि भारत के लिए अफ्रीका का क्या महत्व है और अफ्रीका के लिए भारत का क्या महत्व हो सकता है। सामरिक एवं समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत अनिवार्य है। अफ्रीका जो है, जैसे भारत है, ये पूरा हिंद महासागर है। हिंद महासागर के ईस्टर्न भाग में जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट स्थित है, इसलिए यह भारत के समुद्री सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंद महासागर क्षेत्र में अफ्रीका की भू राजनीतिक स्थिति भारत के समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और नौसैनिक प्रभाव बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए भारत ने अफ्रीका के कई सारे देश जैसे सेशल्स जो हैं या फिर मॉरिशस हो गया, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही आते हैं। मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र हिंदू आबादी वाला देश है जो मॉरिशस है। तो भारत द्वारा 2024 में मॉरिशस में अपना पहला विदेशी नौसैनिक अड्डा स्थापित करना, जो उसके हीरों के हार रणनीति का हिस्सा है। समुद्री मार्गों को सुरक्षित करना, समुद्री डकैती और आतंकवाद जैसे जो उभरते हुए मुद्दे हैं उनसे उभरने के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रमुख अफ्रीकी राज्यों में भारतीय रक्षा अताशे को, मतलब डिफेंस जो अटैचे होते हैं, डिफेंस अटैचे, वो रक्षा सुरक्षा जुड़े हुए हमारे एम्बेसी में बैठते हैं और वहाँ पर निर्णय लेते हैं। 2023 में भारत अफ्रीका सेना प्रमुख सम्मेलन का उद्घाटन सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को भी मजबूत करेगा। भारत और अफ्रीका के सैन्य प्रमुखों का एक सम्मेलन हुआ था 2023 में। तो ये भी क्या है, तो भारत और अफ्रीका के बीच में सैन्य संबंधों को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यापार और निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास उत्प्रेरक अफ्रीका के विशाल प्राकृतिक संसाधन, जिसका पूरी दुनिया दोहन करती है, लेकिन अफ्रीका को बदले में कुछ नहीं मिलता है। अफ्रीका वैसा का वैसा ही है, पूरी दुनिया अमीर होती जा रही। एप्पल जो इतनी बड़ी कंपनी बन गई, वो कहाँ से अपने चीज़ों को लाती है, कच्चे माल को लाती है। तो एप्पल के फ़ोन में भी यही सब अफ्रीका के ही वस्तुएं लगी होती हैं। कच्चे माल की मैं बात कर रहा हूँ। अफ्रीका के विशाल प्राकृतिक संसाधन, विस्तारित बाजार भारत को अपनी विकास गति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट और मांग प्रदान कर सकते हैं। भारत अपेक्षा अफ्रीका द्विपक्षीय व्यापार 83.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 11-12 की तुलना में 21% का ग्रोथ दिखाता है। 21% का ग्रोथ है ये, जबकि भारतीय निवेश 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। 2030 तक दोगुना होने के भी इसके आसार हैं कि भाई 2030 तक भारत और अफ्रीका का जो व्यापार है वह दोगुना हो सकता है, निवेश बढ़ सकता है, जिसके कारण से अफ्रीका हमारे लिए भविष्य का पार्टनर साबित हो रहा है। महत्वपूर्ण खनिज और ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करना, कई सारे चीज़, जैसे हम मेक इन इंडिया की बात जब करते हैं तो हमें बहुत सारे कच्चे माल चाहिए, तो अफ्रीका जो है उनमें हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। जैसे कोबाल्ट, मैग्नीज, तांबे जैसे महत्वपूर्ण खनिज जो हैं अफ्रीका में बहुतायत पाए जाते हैं, हम उसे इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही नाइजीरिया, अंगोला जैसे अफ्रीकी तेल उत्पादक देश जो हैं वहाँ से हम कच्चे तेल भी ला सकते हैं। जब रूस से तेलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसके कारण से इस प्रकार के देशों से हम तेल आयात कर सकते हैं। अंगोला जो है और नाइजीरिया जो प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं अफ्रीका के। विकास साझेदारी और क्षमता निर्माण, 43 अफ्रीकी देशों में 206 परियोजनाओं के लिए भारत 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की ऋण सहायता से परे एक विकास साझेदार के रूप में इसकी भूमिका का रेखांकित करती है। भारत सरकार अफ्रीका के लगभग में जितने भी बड़े देश हैं वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर किसी न किसी परियोजना में पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि चीन जो है वो अफ्रीका में बहुत बड़े स्तर पर निवेश कर रहा है उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। लेकिन अफ्रीकन जो लोग हैं वो भारतीय लोगों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो वाइट लोगों से डरते हैं, चाइनीज़ों से भी थोड़ा सा हट के रहते हैं। वो भारतीय लोगों पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन भारत सरकार ने उस अनुरूप कोई बड़ा काम वहाँ पर नहीं किया है। निवेश कर रही भारत सरकार, बहुत सारे जगहों पर मदद भी कर रही है, सड़क निर्माण से लेकर के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही बना रही है, लेकिन कोई बड़ा इम्पैक्ट दिखाने वाला और दुनिया में प्रचारित होने वाला कोई ऐसा बड़ा काम अभी तक नहीं किया है। इसके अलावा भारत सरकार वहाँ पर हेल्थ और इत्यादि चीज़ों में मदद करती है। कोरोना के दौरान टीके भी मुहैया करवाए थे। भारत के ITCS कार्यक्रम, ITEC कार्यक्रम, IIT मद्रास के जंजीबार परिसर, जंजीबार एक आइलैंड है जो आप देखेंगे अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट के पास में है, और वहाँ पर
जंजीबार में ही आईआईटी मद्रास का कैंपस खोला जा रहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण अफ्रीका के एजेंडे 2063 लक्ष्यों के साथ संरेखित है। अफ्रीका का औद्योगिकरण, प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण, मानव पूंजी का निर्माण इत्यादि में भी भारत सरकार मदद कर रही है। कूटनीतिक लाभ और वैश्विक शासन, जैसे 2023 में G20 में अफ्रीकन यूनियन को भारत सरकार ने शामिल करवाया था। कोविड-19 के दौरान ही मदद किया है। कई सारे बार जो वहाँ पर बार बार चक्रवात और तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, सूखा पड़ता है, तो वैसे परिस्थितियों में भारत सरकार जो है मानवीय सहायता उनको मुहैया करवाती है। प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार में भी भारत और जो अफ्रीका के देश है वो मिलकर के काम कर रही हैं। भारतीय आईटी कंपनियां स्टार्टअप, स्मार्ट सिटी परियोजना, फिनटेक संसाधन, डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अफ्रीकी सरकार के साथ तेजी से साझेदारी कर रही है, ताकि अफ्रीका के विकास में भारत भी योगदान निभा सके और भारत को भी अफ्रीका से प्राप्त हो सके प्राकृतिक संसाधन, जैसे तेल, जैसे खनिज, जैसे इत्यादि 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 चीज़ें। तो जो सवाल आपसे पूछेगा ना, वो यही पूछेगा कि हाल ही में राष्ट्रपति जी की 6 दिवसीय अफ्रीका यात्रा हुई है, उन देशों की चर्चा करें तो उन देशों के बारे में बता सकते हैं, या अगर उन देशों की चर्चा नहीं पूछेगा तो हाल ही में राष्ट्रपति जी के सवाल नोट डाउन कर लीजिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति जी की 6 दिवसीय अफ्रीका यात्रा हुई है, भारत के लिए अफ्रीका के महत्व को चिन्हित कीजिए। चलिए भैया, भारत के अफ्रीका के महत्व पर चर्चा कीजिए, भारत के लिए अफ्रीका के महत्व को लिखिए। इस प्रकार से आपसे एंडवर्ड बना करके सवाल पूछे जा सकते हैं, इसको जरूर याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला टॉपिक है इंडिया 9th among countries worst hit by climate disaster in last 30 years। जर्मन वॉच एक संस्था है जिसने बोला है कि पिछले 30 वर्षों में जो क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से, प्राकृतिक जो डिजास्टर आते हैं क्लाइमेट से जुड़े हुए, जलवायु से जुड़े हुए डिजास्टर के कारण से सबसे ज़्यादा हिट होने वाले देशों में से 9th पर भारत है, ये कहा गया है इस रिपोर्ट में। जर्मन वॉच जो है, बॉर्न, यह एक जर्मनी है, जर्मनी एक शहर है, बॉर्न जिसको कहा जाता है, वहीं की एक संस्था है ने क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI, ये पूछा जाता है कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जर्मन वॉच एक संस्था है जिसके द्वारा यह जारी किया जाता है। इसने अपनी हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया है कि पिछले 30 साल 1995 से लेकर के 2024 तक में क्या क्या हुआ है पूरे दुनिया में क्लाइमेट के स्तर पर, कौन सा देश ज़्यादा प्रभावित रहा है और कौन सा देश कम प्रभावित रहा है, इन सभी के बारे में इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में बताया गया है। तो इसको आप याद जरूर रखिएगा कि किसने इसको जारी किया और क्या इस रिपोर्ट में कहा गया। तो 30 वर्षों का मुख्य रूप से क्लाइमेट का स्तर पर डिजास्टर का सारांश है, ये रिपोर्ट क्रक्स है। 1995 से 2024 में कुल मृत्यु 8.32 लाख से अधिक लोग चरम मौसम के कारण से मारे गए। चरम मौसम यानी कि साइक्लोन, सूखा, बाढ़, बहुत कड़ाके की ठंड इत्यादि इत्यादि के कारण से मारे गए हैं। 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर, यानी कि भारत की टोटल जो इकॉनमी है उससे ज़्यादा का नुकसान हुआ है इतने वर्षों में पूरे दुनिया भर के अगर हम लोग देखें। वैश्विक आंकड़े हैं ये। 9,700 से ज़्यादा चरम मौसम घटनाएं पिछले 3 दशक में तेजी से बढ़ी हैं। प्रभावित आबादी 5.7 अरब लोग जो हैं वो इसके कारण से प्रभावित हुए हैं। भारत की स्थिति दीर्घकालिक सूचकांक में 9वां स्थान, पिछले रिपोर्ट में 8वां स्थान था, जो आपदा प्रबंधन में सुधार को दर्शाता है। 2024 का वार्षिक रैंकिंग 15वां, 2023 से 10वें से बेहतर हुआ है। पूर्व चेतावनी प्रणाली व बुनियादी ढांचे के विकास का परिणाम है कि भारत सरकार ने क्लाइमेट रिस्क को देखते हुए कई सारी नीतियां अपनाई है, जिसके कारण से लोगों की मृत्यु अब कम होती है, नुकसान अब कम होता है, लेकिन चक्रवात को तो हम नहीं रोक सकते हैं। भारत के आंकड़े 80,000 ज़्यादा मौतें हुई हैं। वैश्विक का 9.6% मौतें भारत में दर्ज की गई हैं क्लाइमेट डिजास्टर की वजह कारण से। 70 अरब डॉलर से आर्थिक नुकसान हुआ है। 430 प्लस चरम घटनाएं भारत में दर्ज की गई हैं। अब इस रिपोर्ट में कुछ घटनाओं की चर्चा भी की गई है, जैसे 1998 का गुजरात में जो हादसा हुआ था पर्यावरण से जुड़ा हुआ, उसकी बात की गई है। 1999 में चक्रवात है, ये 98 में चक्रवात हुआ था, 99 ओडिशा सुपर साइक्लोन, 10,000 मौतें आई थी इस साल, 10,000। उसके बाद ही भारत सरकार ने अब जो साइक्लोन आते हैं उसमें 0 मृत्यु होती है, क्योंकि हमने विज्ञान प्रौद्योगिकी की मदद से अपने को इम्प्रूव किया है। जब आप विज्ञान प्रौद्योगिकी के इम्पैक्ट के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है तो वहाँ पर अगर आप ये एक लाइन डाल देंगे तो पढ़ने वाले पता चल जाएगा हाँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं आंसर में लिखता हूँ कि आंकड़े और उदाहरण का उपयोग कीजिए, तो मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा होता हूँ।
2014 में हुदहुद जो चक्रवात आया था, 100+ मौतें और कई सारे स्तर पर नुकसान हुए। उत्तराखंड में भी 2013 के प्राकृतिक आपदा आपको याद ही होगा। तो इस तरह के कई सारे चीज़ें इसमें बताई गई हैं, जो चरम मौसमी घटनाएं, एक्सट्रीम जो वेदर कंडीशन है उसके बारे में इसमें दिखाया गया है। वैश्विक प्रभाव, विकासशील देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश उत्सर्जन में कम जिम्मेदार लेकिन सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पर्यावरण से जुड़े हुए जो इशूज़ होते हैं उसमें जो इम्पैक्ट पड़ते हैं वो गरीब देशों, विकासशील देशों पर ज़्यादा पड़ते हैं, ये कहा गया है। भारत के लिए सबक भी है कि भारत जो है इस दिशा में सही से काम करें। भविष्य के लिए चुनौतियां भी हैं। रिपोर्ट प्रेरणा देती है कि भारत क्षमता बढ़ा रहा है, लेकिन सामूहिक प्रयास अति आवश्यक है। इस रिपोर्ट के बारे में ज़रा देखते हैं कि कब जारी किया जाता है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स एक वार्षिक रिपोर्ट है जो जलवायु संबंधी चरम मौसम घटनाएं जैसे बाढ़, चक्रवात, सूखा इत्यादि को मापती है और उसका इम्पैक्ट का अध्ययन करती है कि किस देश पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। जर्मन वॉच नामक संस्था द्वारा जारी की जाती है। 2006 से इसको जारी करना शुरू किया है और उसके बाद से लगातार ही यह रिपोर्ट जारी की जाती है। जैसे अभी जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें 30 वर्षों का अध्ययन किया गया है। जर्मन वॉच जो संस्था है इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। CRI 2006 से शुरू होकर के जलवायु जोखिम पर फोकस करता आ रहा है। तो ये संस्था 1991 में बनी, लेकिन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है 2006 से आनी शुरू हुई है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। कुछ तो सीखा होगा आपने। सीखिए किस चीज़ को, कि करंट अफेयर का उपयोग कहाँ करना है, किस प्रकार से अपने आंसर राइटिंग में, निबंध में करंट को हम लोग शामिल करें, ज़बरदस्ती नहीं, जहाँ पर शामिल कर सकते हैं। क्या कारण है कि एक सुपर साइक्लोन से उड़ीसा में 10,000 मृत्यु होती है और 20 वर्षों के बाद हम 1 मृत्यु पर ले आते हैं, लोगों की जान बचा लेते हैं? क्या कारण है? तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसका कहाँ उपयोग कर सकते हैं ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ इसका हम डालें जहाँ पर इसका असर दिखे कि हाँ ये वास्तविकता में इसने बहुत अच्छा लाइन लिखा है। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।